हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल परीक्षा प्लान में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि ईवीएस की क्लास 3 की जो बुक अपडेट हो गई है और उसी बुक की मैं समरी पढ़ा रही हूँ। तो 3 पार्ट आ चुके हैं और आज ये लास्ट पार्ट है। यानी कि क्लास 3 की बुक में 4 यूनिट थी और प्रत्येक यूनिट में 3-3 लेसन थे। तो मैंने एक वीडियो में 1 यूनिट कंप्लीट करवाई है, यानी एक वीडियो में 3-3 लेसन मैंने कंप्लीट करवाए हैं। जिसने भी वीडियो देखा है उसको पता होगा। आज ये लास्ट यूनिट है, यानी कि लास्ट पार्ट है। आज क्लास 3 कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो देखने के बाद यदि आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और यदि आपने पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो देख लीजिए। मैंने प्लेलिस्ट बना दी है, वहां पर आप सभी वीडियो एक साथ प्राप्त कर लेंगे। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। इकाई 4 है आसपास है क्या क्या। तो इसमें जो अपने आसपास की वस्तुएं हैं उनके बारे में जानेंगे। यहाँ पर इकाई के विषय में बताया भी गया है कि इस इकाई में हम उन बहुत सी चीजों का पता लगाएंगे जिन्हें हम बनाते हैं और उनका उपयोग सुविधापूर्वक रहने के लिए करते हैं। हम इन वस्तुओं का अवलोकन करेंगे और जानेंगे कि वे किस चीज से बनी हैं तथा कहाँ से आती हैं। हम उन प्राकृतिक संसाधनों पर गहराई से विचार करेंगे जो हमें ये वस्तुएं प्रदान करते हैं। हम विभिन्न सामग्रियों के बारे में भी खोज करेंगे और सीखेंगे कि अलग अलग तरीकों से उनका उपयोग कैसे किया जाता है। इसके अतिरिक्त हम अपने आसपास के अपशिष्ट पदार्थों का अवलोकन करेंगे और सीखेंगे कि अपने आसपास के परिवेश को स्वच्छ और स्वस्थ बनाए रखने के लिए उनका प्रबंधन कैसे किया जाए। ऐसा करने से हम प्रतिदिन उपयोग में लाए जाने वाले संसाधनों को समझ सकेंगे, उनके सदुपयोग की ओर अग्रसर हो सकेंगे। तो चलिए पढ़ लेते हैं। तो 10वां लेसन है वस्तुओं की दुनिया। तो वस्तुओं के बारे में इस तो लिखा हुआ है, आइए अपने परिवेश का अवलोकन करें। खुशी कुछ जल्दी विद्यालय पहुंच गई थी। सूर्य का प्रकाश खिड़कियों से कक्षा के भीतर आ रहा था। कक्षा में उजाला था और बहुत सुंदर लग रहा था। खुशी इस दृश्य का चित्र बनाना चाहती थी। देखिए उसने क्या बनाया। क्या आप खुशी के बनाए चित्र में वस्तुओं के नाम लिख सकते हैं? तो यहाँ पर वस्तुओं के नाम बताने हैं, जैसे कि ये ब्लैक बोर्ड है, ये दरवाजा है, ये मेज है, ये कुर्सी है, ये खिड़की लगी हुई है जिसमें बाहर का दृश्य दिखाई दे रहा है, ये बल्ब लगा हुआ है, ये बल्ब के स्विच हैं। तो इस तरीके से उसने चित्र बनाया जिसमें वस्तुओं के नाम लिखने थे। आगे बढ़ते हैं। खुशी जानना चाहती थी कि सभी वस्तुएं कहाँ से आती हैं, इन्हें किसने बनाया, ये किन चीजों से बनी होती हैं। आइए खुशी को इनका पता लगाने में सहायता करते हैं। ये मेज और कुर्सी लकड़ी से बने हैं। हमें लकड़ी कहाँ से प्राप्त होती है? दरवाजे के कब्जे यानी जोड़, कीलें और कुंडियां धातुओं से बने हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है महत्वपूर्ण तथ्य में कि क्या आप जानते हैं, तो धातुओं को धरती के भीतर बहुत गहराई में चट्टानों और तलछटों से खोदकर निकाला जाता है, जिन्हें अयस्क कहते हैं, और यही आपको याद रखना है। और ये हमें सभी प्रकृति से प्राप्त होते हैं। शिक्षक संकेत में लिखा हुआ है बच्चों को उनके परिवेश में सामान्य तौर पर पाई जाने वाली धातुएं जैसे तांबा, लोहा, एल्युमिनियम, सोना, चांदी, थर्मामीटर में मौजूद पारा यानी मरकरी, या फिर मिश्र धातुएं जैसे स्टील, पीतल, कांसा आदि दिखाइए। मिश्रित धातुएं 2 या 2 से अधिक धातुओं का मिश्रण होती हैं। अब यहाँ पर लिखा हुआ है कि कक्षा में और कौन कौन सी वस्तुएं हैं, जैसे चटाई, बिजली के बल्ब, बिजली के स्विच आदि, ये सब किससे बने हैं? तो बिजली का बल्ब जो होता है कांच का बना होता है। बिजली के स्विच जो होते हैं प्लास्टिक के होते हैं। और अब जो वर्तमान में बल्ब आप देख रहे हैं जो आपके घरों में प्रयुक्त हैं, तो उनके ऊपर जो आवरण है वो प्लास्टिक का ही होता है। आगे लिखा हुआ है आर पार देखने के पदार्थ, यानी कि आर पार हम कुछ वस्तुओं को देख सकते हैं। वो कौन से पदार्थ हैं? जैसे कि हम कांच से आर पार देख सकते हैं। कुछ प्लास्टिक होती है जो पारदर्शी होती है, उनसे हम आर पार देख सकते हैं।
तो इसमें यही बताया जा रहा है। लिखा है, खुशी अपनी कुर्सी पर बैठी थी। वह सुंदर फूलों से भरे पेड़ को देख रही थी। वह उन्हें छूने के लिए गई। उसका हाथ खिड़की के शीशे से लग गया। खुशी ने खिड़की के पल्लों पर ध्यान नहीं दिया, वे शीशे के बने थे। उसने जाना कि वह फूलों और पेड़ों को शीशे में से भी देख सकती है। शीशा तो ऐसा ही होता है, क्योंकि शीशा तो पारदर्शी होता है। आगे लिखा हुआ है, वस्तुओं के आर पार देखना। अपने आसपास विभिन्न प्रकार के पदार्थों से बनी वस्तुओं जैसे बोतलें, कागज, बर्तन आदि को एकत्र कीजिए। अब इन्हें सामने रखकर किसी जलते हुए बल्ब या मोमबत्ती की लौ को देखिए। आप कुछ वस्तुओं के आर पार पूरी तरह देख सकते हैं, कुछ वस्तुओं के आर पार आंशिक रूप से देख सकते हैं और कुछ वस्तुओं के आर पार बिल्कुल भी नहीं देख सकते। इसी के आधार पर इन वस्तुओं को नीचे दी गई तालिका में भरिए। तो आप लोगों को पता होगा, जिनसे हम पूर्णतः आर पार देख लेते हैं वह होती हैं पारदर्शी वस्तुएं। जैसे कि हम कांच से पूर्णतः आर पार देख लेते हैं। कुछ प्लास्टिक भी ऐसी होती है जिनसे हम आर पार देख लेते हैं, तो ये पारदर्शी होती हैं। कुछ ऐसी वस्तुएं होती हैं जिनसे हमें आर पार तो दिखाई देता है लेकिन धुंधला दिखाई देता है, तो ये कहलाती हैं पारभासी। और कुछ से हम बिल्कुल भी आर पार नहीं देख सकते, जैसे दीवार है, लकड़ी का दरवाजा है, इनसे हम आर पार नहीं देख सकते, तो ये होती हैं अपारदर्शी। तो यहाँ पर नाम लिखने हैं इन्हीं वस्तुओं के, तो ये बच्चों के लिए दिया गया है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। यदि प्रश्न में पूछा जाएगा कि कौन सी वस्तु पारदर्शी है या अपारदर्शी है या पारभासी है, तो आप लोग उसे आसानी से बता देंगे, क्योंकि मैंने आपको परिभाषाएं बता दी हैं और जो मैंने परिभाषाएं अभी बताई हैं वही यहाँ पर लिखी हुई हैं। हम जिन वस्तुओं से आर पार देख सकते हैं उन्हें पारदर्शी कहते हैं। अधिकतर कांच पारदर्शी होते हैं। किसी एक और वस्तु का नाम बताइए जो पारदर्शी होती है। अब जैसे पानी होता है, इसमें भी आर पार देख लेते हैं, और कुछ प्लास्टिक की चीजें भी ऐसी होती हैं जिनसे हम आर पार देख लेते हैं। तो आपको ये याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। लिखा है, आप कांच से आर पार देख सकते हैं परंतु लकड़ी से नहीं। आप जिन वस्तुओं से आर पार नहीं देख सकते उन्हें अपारदर्शी कहते हैं। कांच पारदर्शी है लेकिन लकड़ी अपारदर्शी है, तो ये आपको याद रखना है। आगे लिखा है, कुछ वस्तुएं इन दोनों के बीच की होती हैं। इनसे आर पार पूरी तरह साफ साफ दिखाई नहीं देता, इन्हें पारभासी कहा जाता है। कुछ पारभासी वस्तुओं के बारे में बताइए। अब पारभासी वस्तुएं क्या होती हैं? जैसे किसी कागज पर आप तेल लगा दें, फिर किसी प्रकाश स्रोत को उस कागज से देखें तो आपको धुंधला दिखाई देगा, तो जो कागज है वह पारभासी वस्तु में आएगा। इसी प्रकार से और भी कई वस्तुएं होती हैं जिनसे हमें दिखाई तो देता है लेकिन धुंधला दिखाई देता है, तो ये कहलाती हैं पारभासी वस्तुएं। अब लिखा हुआ है कि जो वस्तुएं हमें अपने आसपास दिखाई देती हैं, तो ये जिन पदार्थों से बनी हुई हैं, ये पदार्थ कहाँ से आते हैं और इनका स्रोत क्या है। जैसे उदाहरण दिया गया है कि लकड़ी पेड़ से मिलती है। इसी तरीके से आपको बताना है धातु, तो धातु हमें जमीन में खुदाई करने पर प्राप्त होती है। कपड़ा जो है रेशों से बनते हैं और ये रेशे हमें पेड़ों से और जंतुओं से प्राप्त होते हैं। अब यहाँ पर एक महत्वपूर्ण तथ्य लिखा हुआ है, कांच अधिकांशतः रेत से बनता है और ये आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा है, अपने दादा दादी नाना नानी से पूछिए जब वे छोटे थे क्या तब भी ये वस्तुएं इन्हीं पदार्थों से बनी थीं। तो अब आप देखते हैं कि मेज है, कुर्सी है, प्लास्टिक की भी उपलब्ध है, लकड़ी की भी बनती हैं, लेकिन पहले ये लकड़ी से ही बनाई जाती थी। तो आपके दादा दादी ये बात बता सकते हैं और आपको पता भी होगा। ये बच्चों के लिए दिया गया है लेकिन इसको पढ़ लेते हैं। आगे लिखा है, क्या अब कुछ ऐसे नए पदार्थ आ गए हैं जो उन्होंने पहले कभी नहीं देखे थे। तो कई ऐसे पदार्थ हैं जो पुराने समय में प्रचलन में नहीं थे लेकिन अब उनका प्रयोग किया जाता है। आगे क्या लिखा है, क्या ऐसे भी कुछ पदार्थ हैं जो उन्होंने अपने बचपन में तो देखे थे पर अब वे प्रचलन में नहीं हैं, ऐसा क्यों। तो कई ऐसी वस्तुएं हैं, कई ऐसे पदार्थ हैं जिनका प्रयोग पहले किया जाता था लेकिन अब वो प्रचलन में नहीं है। आगे बढ़ते हैं। विभिन्न प्रकार के पदार्थों का स्वरूप अलग अलग होता है। क्या वे किसी और तरीके से भी अलग होते हैं? क्या आप बंद आंखों से किसी भी पदार्थ की पहचान कर सकते हैं?
तो हम आंखें बंद करके भी वस्तुओं को पहचान सकते हैं और ये बता सकते हैं कि वो किससे बनी है। जैसे कि यहाँ पर एक चम्मच का उदाहरण दिया गया है। लिखा है आपका चम्मच किससे बना है? क्या यह धातु, लकड़ी या किसी अन्य पदार्थ से बना है? अनुमान लगाइए। नीचे दिए गए कौन से शब्द या वाक्यांश चम्मच के लिए उपयोग होते हैं? तो चम्मच चिकना होता है, उसमें चमक होती है, और यदि धातु का होगा जैसे स्टील है, पीतल है, तो वह छूने में ठंडा लगेगा। और चम्मच प्लास्टिक के भी होते हैं, लकड़ी के भी होते हैं, आप लोगों ने देखे हैं। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर एक गतिविधि लिखी हुई है जो बच्चों के लिए है, तो इससे प्रश्न नहीं बन सकता। आगे बढ़ते हैं। लिखा है क्या यह मुड़ गई? लिखा है खुशी की मेज लकड़ी से बनी है। सोचिए मेज किन पदार्थों से बन सकती है? क्या कपड़े या रबड़ से भी मेज बनाई जा सकती है? क्यों या क्यों नहीं? अब लकड़ी होती है कठोर और कड़ी भी होती है, तो लकड़ी की मेज बनाई जाती है। इसके अलावा प्लास्टिक की भी मेज बनाई जाती है और लोहे की भी मेज बना दी जाती है, लेकिन कपड़े से, रबड़ से, इन सबसे मेज नहीं बनाई जा सकती क्योंकि ये मुलायम और लचीला होता है। तो यही आगे बताया गया है कि लकड़ी कठोर और कड़ी होती है जबकि कपड़ा मुलायम और लचीला होता है। कपड़े के लचीलेपन के कारण उससे पोशाक और पर्दे बनाए जाते हैं। कल्पना कीजिए कि अगर पोशाकें भी लकड़ी से बने होते तो लकड़ी से बनी पोशाकें तो हम लोग पहन भी ना पाते, इसीलिए कपड़े से बनाई जाती हैं। हर एक पदार्थ में विशेष गुण होते हैं जिनसे कुछ विशेष वस्तुएं ही बनाई जा सकती हैं। तो यही यहाँ समझाने का प्रयास किया जा रहा है। आगे बढ़ते हैं। लिखा है बेमेल जोड़े। 5 वस्तुओं के नाम लिखिए और उनकी ऐसे पदार्थ के साथ जोड़ियां बनाइए जो उनके लिए उपयुक्त नहीं है। ये पदार्थ उन वस्तुओं के लिए उपयुक्त क्यों नहीं है? कारण बताइए। एक उदाहरण दिया गया है, आगे एक उदाहरण के द्वारा समझाया भी गया है। जैसे छाता कागज का यदि हम बनाते हैं तो यह बारिश में गीला हो जाएगा और फट जाएगा। इसी तरीके से मेज हम कपड़े की नहीं बना सकते हैं क्योंकि वह कपड़ा जो होता है लचीला होता है, और जो चम्मच होती है वो भी हम कागज की नहीं बना सकते क्योंकि वह खाने में जाएगी तो गल जाएगी। इसी तरीके से हम कुछ और उदाहरण भी जोड़ सकते हैं। जैसे छाता जो है ये लकड़ी का नहीं बनाया जा सकता, ना ही किसी धातु का बनाया जा सकता है, तो यही इसमें लिखना है। आगे बढ़ते हैं। क्या यह बहता है? खुशी ने बेमेल जोड़ियों में बड़े मजे से लिखा दीवारें पानी से नहीं बन सकती। हम पानी से दीवारें नहीं बनाते क्योंकि वे गिर जाएंगी। पानी की दीवार को और क्या हो सकता है? दीवार बनाने के लिए ठोस वस्तुएं चाहिए। पानी तो तरल होता है, तो पानी से हम दीवार नहीं बना सकते। दीवार बनाने के लिए ठोस वस्तुओं की आवश्यकता होती है, जैसे पत्थर है, ईंट है, लकड़ी है, इनसे हम दीवारें बना सकते हैं। आगे लिखा है जो वस्तुएं अपना आकार नहीं बदलती उन्हें ठोस कहते हैं। तो ठोस, द्रव, गैस के बारे में आप लोग जानते ही होंगे। तो ठोस की परिभाषा भी याद रखिएगा कि ठोस जो होते हैं इनका आकार और आयतन निश्चित होता है और ये कठोर होते हैं, तो ये आपको याद रखना है। पानी जो है इसका कोई आकार निश्चित नहीं होता, जिस भी पात्र में डाला जाता है उसी का आकार ले लेता है। और हवा भी बहती है, परंतु हवा और पानी के बहने में अंतर है। यदि आप एक गिलास में पानी डालेंगे तो पानी उसमें रहेगा, पानी तरल है। हवा गिलास में नहीं रुकती, वह अंदर और बाहर होती रहेगी। ऐसा इसलिए क्योंकि हवा गैस है। तो पानी जो है ये होता है द्रव, क्योंकि ये तरल है। तो पानी द्रव है, ये जिस भी पात्र में डाला जाएगा उसी का आकार ले लेगा। लेकिन हवा है ये गैस होती है। तो ये आपको सब याद रखना है। ठोस, द्रव, गैस की जो विशेषताएं हैं वो आपको याद रखनी है। आगे इन्हीं के बारे में लिखा है कि इस तरह पदार्थों को 3 प्रकारों में बांट सकते हैं: ठोस, द्रव, गैस। ठोस ये किताब है, लकड़ी है, लोहा है, ये सभी क्या है? ये ठोस है। द्रव क्या है? पानी है, दूध है, तेल है, ये सभी द्रव हैं। और ये गैस, आप जो वायु में तरह तरीके की गैसें होती हैं वायुमंडल में, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सभी क्या हैं? ये गैसें हैं।
अब यहाँ पर कुछ वस्तुएं दी गई हैं और इन्हें अलग अलग समूहों में बांटना है, यानी ठोस, द्रव, गैस में बांटना है। तो जो स्याही है ये होती है तरल, तो ये होगी द्रव। पत्थर होगा ठोस, धुआं होगा गैस, बर्फ होगी ठोस, रक्त होगा द्रव, भाप होगी गैस, चम्मच होगी ठोस, शहद होगा द्रव, बोतल होगी ठोस, बैग होगा ठोस और पानी होगा द्रव। तो इस तरीके से इन्हें हम बांट सकते हैं। इन्हें नीचे अलग अलग करके लिखना है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ शिक्षक संकेत में एक महत्वपूर्ण तथ्य लिखा हुआ है। शिक्षक संकेत में क्या लिखा हुआ है? कुछ पदार्थ जैसे कि रबड़, रेसे और मोम तथा पशु पक्षियों द्वारा प्राकृतिक रूप से भी बनाए जाते हैं और कृत्रिम तरीके से भी बनाए जाते हैं। उदाहरण के लिए मधुमक्खियां अपने छत्ते के लिए मोम बनाती हैं, परंतु इसी तरह का मोम पेट्रोलियम से भी बनाया जाता है। तो पेट्रोलियम के बारे में मैंने आपको डिटेल में पढ़ाया है, जिसने भी वीडियो देखी है उसे जरूर पता होगा। तो पेट्रोलियम एक प्रकार का तरल पदार्थ है जो धरती के नीचे बहुत ही गहराई में मिलता है। पेट्रोल, डीजल, केरोसिन आदि सब पेट्रोलियम से ही बनते हैं। पेट्रोलियम आधारित पदार्थ जैसे कि पेट्रोल, प्लास्टिक, रबड़ या पैराफिन, मोम आदि गैर बायोडिग्रेडेबल कचरा पैदा करते हैं। तो ये आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा है प्राकृतिक, कृत्रिम। खुशी ने अपने चित्र में आम का एक पेड़ बनाया जिस पर बहुत सारे आम लगे हैं। एक चिड़िया बैठी है। पेड़, आम और चिड़िया मनुष्यों द्वारा नहीं बनाए जाते। यह प्रकृति में प्राकृतिक रूप से उपलब्ध हैं। इन्हें प्राकृतिक वस्तुएं कहते हैं। कुछ प्राकृतिक वस्तुओं में जीवन होता है जैसे कि पेड़, पौधे और पशु पक्षी, जबकि कुछ प्राकृतिक वस्तुओं में जीवन नहीं होता जैसे चट्टानें, पानी, हवा। मनुष्यों द्वारा बनाई गई वस्तुओं को कृत्रिम वस्तुएं कहा जाता है, जैसे कपड़े, जूते, मेज आदि। प्रत्येक समूह में 5 वस्तुओं की सूची बनाइए। यहाँ पर कुछ प्राकृतिक वस्तुएं लिखनी है, 5 प्राकृतिक वस्तुएं लिखनी है और 5 कृत्रिम। तो पेड़, पौधे, जल, वायु ये सभी प्राकृतिक होते हैं और जो मनुष्य द्वारा बनाए जाते हैं, कुर्सी, मेज, कपड़े, जूते, पेंसिल, पेन, ये सभी क्या है? ये कृत्रिम हैं। यहाँ पर मिलान करना है। पारदर्शी क्या है? चश्मे में लगा कांच। अपारदर्शी क्या है? थाली। और पारभासी क्या है? कागज से बना लैंप शेड। तो ये लेसन जो है यहीं पर समाप्त होता है। इसमें कृत्रिम, प्राकृतिक, धातुओं, तो ये लेसन यहीं पर होता है समाप्त। इसमें वस्तुओं के बारे में जाना, वस्तुएं जिन पदार्थों से बनी होती हैं उनके बारे में जाना, कुछ प्राकृतिक वस्तुएं होती हैं, कुछ कृत्रिम वस्तुएं होती हैं, इन सब के बारे में इस लेसन में जाना। पारदर्शी, पारभासी, अपारदर्शी, इन सब के बारे में भी जाना है। तो प्रश्न यदि बनेगा तो पारदर्शी, पारभासी और अपारदर्शी से बन सकता है, और जो पदार्थ आपको बताए हैं जिनसे वस्तुएं बनती हैं उनसे भी प्रश्न बन सकता है। तो चलिए अगले लेसन पर चलते हैं। तो 11वां लेसन है, लिखा है कैसे बनी ये वस्तुएं। यानी वस्तुएं जिन पदार्थ से बनी होती हैं उन पदार्थों के बारे में तो जान चुके हैं, लेकिन ये कैसे बनी हैं इनके बारे में इस लेसन में बताया गया है। तो चलिए पढ़ लेते हैं। लिखा है आपने अपने घर में पानी भरकर रखने वाले बर्तन देखे होंगे और उनका उपयोग भी किया होगा। आपने गुल्लक, बर्ड बाथ यानी पक्षियों के लिए पानी का बर्तन, कुल्हड़ जैसी बहुत सी वस्तुएं अपने घर एवं आसपास के परिवेश में देखी होंगी। क्या इन तरह तरह की वस्तुओं को देखकर आप आश्चर्यचकित हुए? ये वस्तुएं किससे बनी हैं? इन वस्तुओं को किसने बनाया और कैसे? तो पानी भरने वाले जो बर्तन होते हैं प्लास्टिक के होते हैं, धातुओं के भी होते हैं जैसे लोहे के हैं, पीतल के भी होते हैं, मिट्टी के भी होते हैं, और जो कुल्हड़ हैं, गुल्लक हैं, और चिड़ियों के जो पानी भरकर रखा जाता है पात्र चिड़ियों के लिए, वो भी मिट्टी का होता है। तो यही आगे बताया जा रहा है। यहाँ आप देख भी सकते हैं ये मिट्टी के बर्तन बने हुए रखे हैं। ये कुम्हार है,
ये मिट्टी के बर्तनों को बना रहा है। तो आगे लिखा हुआ है, कुम्हार का परिवार। समुद्र के किनारे एक छोटा सा नगर है। मिनी ने अपने अपूपन यानी दादाजी को मिट्टी से बर्तन बनाते हुए देखा। वे मिट्टी में आवश्यकता अनुसार पानी डालकर उसे गीला करते हैं, जिससे बर्तन बनाने के लिए मिट्टी ना तो बहुत गीली हो और ना ही बहुत सूखी। फिर वे मिट्टी को अच्छी तरह से सानते हैं। इसके बाद वे मिट्टी को पत्थर के चाक पर रखते हैं और फिर चाक घुमाते हैं। घुमाते हुए मिट्टी को बर्तन का आकार दे देते हैं। तो ये जो मिट्टी के बर्तन होते हैं ये चाक द्वारा बनाए जाते हैं। इसको घुमाया जाता है, इस पर मिट्टी रखी जाती है, फिर हाथों के द्वारा उसी मिट्टी को बर्तन का आकार दिया जाता है। साथ में पानी भी मिट्टी में लगाया जाता है ताकि मिट्टी ना ज़्यादा सूखी हो और ना ज़्यादा गीली हो। आगे बढ़ते हैं। जब बर्तन सूख जाते हैं तब अम्मू यानी माँ उन बर्तनों को एक बड़ी सी भट्टी में रख देती हैं। भट्टी में बहुत तेज आग सुलगती रहती है। बर्तन बनने के बाद उन्हें धूप में सूखने के लिए रख दिया जाता है। इस भट्टी में बर्तन पककर पक्का हो जाता है। अब बर्तन उपयोग के लिए तैयार है। अपूपन, अम्मू तथा परिवार के कुछ और सदस्य बर्तनों को सुंदर बनाने के लिए उन पर कुछ सुंदर नमूने बनाते हैं। तो आप सभी लोगों ने मिट्टी के बर्तन देखे होंगे। तो इसी तरीके से मिट्टी के बर्तन बनाए जाते हैं। पहले मिट्टी को अच्छी तरीके से गूंथा जाता है, यानी मिट्टी को सानते हैं। फिर क्या करते हैं, उस मिट्टी को चाक पर रखते हैं। फिर उसे पानी जितनी आवश्यकता होती है पानी भी साथ में लगाते जाते हैं और मिट्टी को बर्तन का आकार दे देते हैं। फिर इन बर्तनों को धूप में सुखाया जाता है। जब ये सूख जाते हैं तब इन्हें भट्टी में पकाया जाता है। फिर ये उपयोग के लिए तैयार हो जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा हुआ है, मिनी अभी बहुत छोटी है। ये मिनी है, आप देख सकते हैं। वह कुम्हार के चाक को नहीं चला सकती, किंतु वह बर्तनों पर नमूने बनाने और उन पर रंग करने में अपने दादाजी की सहायता करती है। मिट्टी से बनी उसकी सबसे प्रिय वस्तु है गुल्लक। उसे इस पर सुंदर नमूने बनाना बहुत पसंद है। वह अपने पैसे बचाकर इसमें रखती है। तो किसने बचपन में गुल्लक में पैसे रखे हैं, कमेंट में जरूर बताइएगा। यहाँ पर लिखा हुआ है, नीचे दी गई आकृतियों को 1 से 5 तक यानी मिट्टी के बर्तन बनाने के सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो किस तरीके से बनाए जाते हैं, सबसे पहले जहाँ से मिट्टी प्राप्त होती है आप लोगों को वहाँ से मिट्टी ले आइए। फिर उस मिट्टी को छानिए। फिर छानने के बाद क्या कीजिए, एक बड़े से बर्तन में, तो ये जो मिट्टी है ये छान रहे हैं, ये आ जाएगा पहले नंबर पर। मिट्टी को लाकर उसे छानना है ताकि उसमें कंकड़ पत्थर हो, उन्हें निकाल दिया जाए। ये पहले नंबर पे आ जाएगा। फिर उसके बाद क्या करेंगे, इस मिट्टी को बड़े से बर्तन में भिगो देंगे, इसमें पानी भर देंगे। तो आप देखेंगे 4-5 घंटे बाद मिट्टी तो तली में इकट्ठी हो जाएगी, लेकिन ऊपर अतिरिक्त पानी आ जाएगा, उसे निकाल दीजिए। फिर मिट्टी को निकाल लीजिए। फिर उसे इस तरीके से गूंथा जाएगा। गूंथने के बाद आप क्या करें कि चाक पर रखकर मिट्टी को बर्तन का आकार दे दीजिए। फिर बर्तन को सुखा लीजिए, फिर भट्टी में पका लीजिए। तो ये क्रम होता है, ये आएगा पहले पे, ये आएगा दूसरे पे, ये तीसरे पे, ये चौथे पे, ये 5वें पे। तो इस क्रम से मिट्टी का बर्तन बनता है। यानी इतने क्रम होते हैं, पहले मिट्टी को छाना जाता है, फिर उसे भिगोया जाता है, फिर उसे अच्छी तरीके से गूंथा जाता है, फिर बर्तन बनाया जाता है, फिर उसे पकाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। लिखा है, प्रकृति में नमूने पैटर्न। प्रकृति में चारों ओर तरह तरह के नमूने देखने को मिलते हैं। फिर चाहे तेंदुए के शरीर पर बने धब्बे हों या फिर गिलहरी के शरीर पर धारियां। बहुत से कलाकार अपने बर्तनों पर तरह तरह के नमूने बनाने के लिए प्रकृति के इन्हीं नमूने से सीखते हैं। प्रकृति से तरह तरह की आकृतियों और रंगों को देखकर नमूने बनाए जा सकते हैं। आपने अपने आसपास पेड़ पौधों और पशु पक्षियों पर तरह तरह के नमूने देखे होंगे।
उदाहरण के लिए यदि आप किसी भी पेड़ जैसे कि नीम की पत्तियों को देखें तो आपको उन पर एक विशेष तरह का नमूना दिखेगा। इसी तरह पशु पक्षियों जैसे कि मोर, बिल्ली, चीता, तितली, मछली आदि पर भी ऐसे ही विशेष नमूने देखे जा सकते हैं। तो प्रश्न पूछा जाता है कि जो जानवर होते हैं इन पर ये विशेष नमूने यानी पैटर्न होते हैं, ये किस कारण होते हैं? तो ये इनके शरीर पर बालों के कारण होते हैं। ये आपको याद रखना है, ये प्रश्न पूछा जा चुका है। यहाँ लिखा हुआ है मिट्टी के बर्तनों पर नमूने, तो उन बर्तनों पर सही का निशान लगाइए जिसमें नमूने हैं। तो ये बर्तन छपे हुए हैं और ये बच्चों के लिए बताया गया है, जिस पर नमूने हैं उन पर टिक लगाना है। चलिए आगे बढ़ते हैं जहां से प्रश्न बन जाए। लिखा है ईंटें ही ईंटें, तो ईंटें भी मिट्टी की बनाई जाती हैं, आप सभी लोगों को पता है। तो यहाँ पर यही बताया जा रहा है, जिस तरह से अपूपन मिट्टी से बर्तन तैयार करते हैं उसी तरह मिट्टी से ईंट भी बनती है। आपने इडली, केक, ढोकला या फिर कुल्फी बनाने के सांचे देखे होंगे। ठीक इसी तरह से ईंटें भी सांचों से तैयार की जाती हैं। ईंटों को मजबूत व कठोर बनाने के लिए उन्हें भी भट्टी में पकाया जाता है। ईंटों को घर, विद्यालय, अस्पताल, दीवारें, भवन आदि बनाने के काम में लिया जाता है। तो ईंटें जो हैं सांचों से तैयार की जाती हैं, मिट्टी उनमें भरकर ईंटें बना ली जाती हैं, फिर इन्हें सुखाया जाता है, फिर इन्हें भी भट्टी में पकाया जाता है। आगे लिखा हुआ है रोहन और उसके पिता जयपुर में रहते हैं। रोहन को किसी भी मकान को बनते हुए देखना बहुत पसंद है। उसे इस बात पर बहुत ही आश्चर्य होता है कि उसके पिता व उनके साथी किस तरह से इतनी ऊंची और सुंदर सुंदर इमारतें बनाते हैं। रोहन को खाली समय में ईंटों की दीवार को बनते हुए देखना बहुत पसंद है। यहाँ आप देख सकते हैं किस तरीके से घर बनाए जाते हैं। आगे लिखा हुआ है रोहन ने कई दिनों तक देखा कि किस तरह ईंट पर ईंट रखते हुए पूरी दीवार बन जाती है। कुछ महीनों के बाद रोहन जब उस जगह से फिर गुजरा तो उसने देखा कि दीवारों से दीवारें जुड़कर एक बड़ी इमारत बन गई। तो इसी तरीके से तो घर बनते हैं, ईंटों पर ईंटें रखकर दीवारें बनाई जाती हैं और इसी तरीके से पूरी इमारत खड़ी कर दी जाती है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं ये घर बन रहा है। आगे लिखा हुआ है हमारे देश के कुछ गर्म स्थानों में मिट्टी से बने घर भी होते हैं। ये घर पारंपरिक तरीकों से बने होते हैं और भीतर से ठंडे रहते हैं। घरों के बारे में मैं आपको डिटेल में पढ़ा चुकी हूँ और मैंने आपको पढ़ाया भी है कि मिट्टी के घर कहाँ पर बनाए जाते हैं। जिसने भी पढ़ा है वो कमेंट में जरूर बताए, फिर मैं आप लोगों को बाद में बता दूंगी कि मिट्टी के घर कहाँ पर बनाए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। इन्हें बनाने में मिट्टी के अतिरिक्त घास और लकड़ी जैसी प्राकृतिक सामग्रियों का उपयोग होता है। दीवारों और फर्शों को चिकना बनाने के लिए बहुत से लोग सीमेंट के स्थान पर गोबर का लेप करते हैं। इससे घर में ठंडक रहती है और इसमें कीट आदि भी नहीं पनपते। प्रश्न पूछा गया है कि ग्रामीण क्षेत्रों में घरों के फर्श को गोबर से क्यों लीपा जाता है? तो इसलिए लीपा जाता है कि एक तो इसका कारण ये है कि घर ठंडा रहता है और दूसरा है कि इसके द्वारा जो कीट होते हैं वो कीट नहीं पनपते हैं गोबर के कारण, तो इसीलिए गोबर से लीपा जाता है। आगे बढ़ते हैं और आपको याद भी रखना है, प्रश्न पूछा जा चुका है। अब यहाँ पर कुछ घरों के चित्र दिए गए हैं, जैसे ये छपा हुआ है और पूछा गया है कि इस तरह के घर को क्या कहते हैं। तो ये तंबू होता है और यह किन वस्तुओं से बना होता है? तो यह बना होता है कपड़े का और रस्सी के सहारे इसको बांधा जाता है। आगे बढ़ते हैं। ये एक ऊंची इमारत छपी हुई है और यह बनती है ईंटों से, लोहे के सरियों से, मोरंग से, इन सब से मिलाकर इसे बनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। ये घर आप देख सकते हैं, ये लकड़ी और पत्थर का बना हुआ है। बीच बीच में लकड़ी लगी हुई है और ये पत्थर एक के ऊपर एक रखकर बनाए गए हैं। आगे बढ़ते हैं। ये हाउस बोट है, ये लकड़ी के बनाए जाते हैं और ये पानी में तैरते रहते हैं। इन सब के बारे में मैं आपको डिटेल में पढ़ा चुकी हूँ। आगे बढ़ते हैं।
आगे लिखा हुआ है सबसे पहले सुरक्षा, यानी जो व्यक्ति कार्य करते हैं उन्हें सबसे पहले अपने सुरक्षा के बारे में सोचना चाहिए। लिखा है रोहन के पिता अपने कार्यस्थल पर कार्य करते समय सुरक्षा संबंधी सभी महत्वपूर्ण नियमों का पालन करते हैं। उदाहरण के लिए वे हमेशा हेलमेट पहनते हैं, वे सुरक्षा जैकेट और उपयुक्त जूते भी पहनते हैं, जो बहुत आवश्यक है। तो अपनी सुरक्षा के बारे में सबसे पहले सोचना चाहिए। यहाँ आप देख सकते हैं ये ग्लव्स है, जूते हैं, चश्मा है, हेलमेट है। तो जो लोग कार्य करते हैं वो इस तरीके के सभी चीजों का प्रयोग करते हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा हुआ है क्या आपने अपने शहर, कस्बे, गांव में कोई मूर्ति देखी है? यहाँ आप देख सकते हैं ये मूर्ति बनाई जा रही है। आगे इसी के बारे में बताया गया है। क्या आप जानते हैं कि कुछ मूर्तियां उसी चिकनी मिट्टी की बनाई जाती हैं जिनसे बर्तन या ईंट बनाई जाती है? तो जिससे बर्तन या ईंटें बनाई जाती हैं उसी चिकनी मिट्टी से कुछ मूर्तियां भी बनाई जाती हैं। और कुछ मूर्तियां पत्थर की भी बनाई जाती हैं, आप लोगों को पता है, कुछ धातुओं की भी बनाई जाती हैं, लेकिन कुछ मूर्तियां मिट्टी की भी बनाई जाती हैं। तो ये आपको याद रखना है। तो ये लेसन यहीं पर होता है समाप्त। इसमें मिट्टी के बर्तन के बारे में, मिट्टी के घरों के बारे में और ईंटों के बारे में, इमारतों के बारे में, इन सब के बारे में जान लिया है। चलिए अगले लेसन पर चलते हैं और लास्ट लेसन है। इसके बाद क्लास 3 कंप्लीट और क्लास 4 और 5 को मैं पहले ही पढ़ा चुकी हूँ। ईवीएस का सिलेबस आपका कंप्लीट हो जाएगा। चलिए अगले लेसन को पढ़ लेते हैं। मैं जो प्रॉमिस करती हूँ मैं उसे पूरा करती हूँ। मैंने कहा था कि ईवीएस का जो एनसीईआरटी का सिलेबस है मैं कंप्लीट पढ़ाऊंगी। तो मैंने क्लास 4 और 5 को शॉर्ट हैंड रिटन नोट्स से पढ़ा दिया और क्लास 3 की मैंने समरी पढ़ा दी। लेकिन मैं जो कहती हूँ आप लोग वो कभी नहीं करते, ना ही वीडियो को लाइक करते हैं और ना ही वीडियो को शेयर करते हैं। चलिए अगले लेसन को भी पढ़ लेते हैं। तो ये लास्ट लेसन है, तो चलिए इसको भी पढ़ लेते हैं। लिखा है अध्याय 12 क्या और कैसे करें इसका, यानी कि इसमें स्वच्छता के बारे में बताया गया है। तो लिखा है राष्ट्रीय स्वच्छता दिवस। तो राष्ट्रीय स्वच्छता दिवस 30 जनवरी को मनाया जाता है, यहाँ पर लिखा भी है और ये आपको याद रखना है, प्रश्न पूछा जा सकता है। तो आपको याद रखना है 30 जनवरी राष्ट्रीय स्वच्छता दिवस। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं ये जो लोग आप देख रहे हैं ये साफ सफाई कर रहे हैं। कचरे को कूड़ेदान में डालना चाहिए, ये सब यहाँ पर बताया जा रहा है। अपने आसपास सफाई रखनी चाहिए, घर में भी कचरा यहाँ वहाँ नहीं फैलाना चाहिए, कचरे को हमेशा कूड़ेदान में ही डालना चाहिए। यहाँ आप देख सकते हैं चित्रों में। शिक्षक संकेत में लिखा भी है बच्चों को उन कार्यों के बारे में बताएं, उन कार्यों के बारे में याद दिलाएं जिनसे अतिरिक्त कूड़ा कचरा पैदा होता है, जैसे डिब्बाबंद भोजन व खाने की चीजें, प्लास्टिक व सजावट का सामान आदि। तो इनसे कचरा अधिक उत्पन्न होता है। तो जो कचरा इनसे फैलता है उसे फैलाना नहीं है, कूड़ेदान में ही डालना है। अब लिखा हुआ है कचरा कैसे इकट्ठा होता है। यहाँ आप देख भी सकते हैं हमारे प्रतिदिन के कामों से घर में बहुत सा कचरा इकट्ठा होता है। हम पुराने कपड़े, डिब्बे, बोतलें, कागज, सब्जियों और फलों के छिलके, प्लास्टिक की रैपर, पेंसिल की छीलन, पुरानी बैटरी और अन्य भी बहुत सारी चीजें कचरे में फेंकते हैं। इनसे कचरे के ढेर इकट्ठे हो जाते हैं। ये कचरे के वही ढेर हैं जिन्हें आप अपने घर, विद्यालय या आस पड़ोस में देखते हैं। तो जितना भी सामान हमारे घर में बेकार होता है उसे हम कचरे में ही फेंक देते हैं। चप्पल है, जूता है, पुराने कागज हैं, कापियां हैं, इसके अलावा प्लास्टिक के बहुत सारे सामान होते हैं, खाली बोतलें होती हैं, इन सबको कचरे में ही फेंका जाता है और धीरे धीरे ये कूड़े का ढेर बन जाती हैं। आगे लिखा है हमें कचरे का प्रबंधन सीखना चाहिए। कचरे का प्रबंधन हम पर निर्भर करता है। हम में से प्रत्येक को अपने घर से निकले कचरे का प्रबंधन करना सीखना होगा। हम उन जगहों और लोगों से इस बारे में सीख सकते हैं जहां कचरे का प्रबंधन अच्छे तरीके से हो रहा है।
आइए देखें कि वे क्या करते हैं और कैसे करते हैं। लिखा है कचरे का प्रबंधन करने के तरीके। आपको प्रायः सड़कों के किनारे और घरों के आसपास आंगनों और अहातों में कचरा पड़ा हुआ मिलता होगा। गाय और अन्य जानवरों की भोजन के साथ कचरे में पड़ी प्लास्टिक को खाने से मृत्यु हो सकती है। तो आपने देखा होगा जहाँ कहीं भी कचरे का ढेर होता है तो वहाँ पर कुछ जानवर जो है उस कचरे में से जो खाने वाली चीज़ें हैं उन्हें निकाल कर खाते हैं। जैसे जानवर जो है सब्जियों के छिलके खा लेते हैं, फलों के छिलके खा लेते हैं। इसके अलावा यदि कोई रोटी वगैरह अगर कचरे में डाल देता है तो जानवर वो भी खाने के लिए कचरे के पास जाते हैं। लेकिन कचरे में प्लास्टिक की चीज़ें होती हैं तो वो खाने से इन जंतुओं की यानी जानवरों की मृत्यु हो सकती है। तो लिखा है कुछ लोग प्लास्टिक को जला देते हैं जिससे हानिकारक गैसें निकलती हैं। अब यदि प्लास्टिक को जला दिया जाए तो उससे और हानिकारक गैस निकलती है और सांस द्वारा ये हमारे अंदर चली जाती है। आगे लिखा है लोग अपने आसपास पड़े कचरे के कारण बीमार पड़ते हैं। गंदे पानी और नालों को सड़कों पर बहते हुए देखा जा सकता है। इससे मच्छर पैदा हो जाते हैं जिनके काटने से बीमारियां हो सकती हैं। गंदे पानी में ऐसे जीवाणु हो सकते हैं जो अन्य कई बीमारियों का कारण बनते हैं। किंतु कुछ स्थानों पर लोगों ने अपने घरों और आसपास के परिवेश को साफ रखने के लिए बहुत मेहनत की है। वे यह कैसे करते हैं इसे हम नीचे पढ़ेंगे और सीखेंगे। तो हम में से प्रत्येक का ये कर्तव्य है कि हमें अपने आसपास सफाई रखनी चाहिए और सफाई में अपना योगदान देना चाहिए, क्योंकि जहाँ पर कूड़े का ढेर होता है वहाँ आसपास मच्छर बहुत होते हैं, मक्खियाँ बहुत होती हैं, आसपास की हवा भी दूषित होती है। तो हमें अपने घर में भी साफ सफाई रखनी चाहिए, अपने कमरे को भी साफ रखना चाहिए और अपने घर के बाहर भी साफ सफाई का विशेष ध्यान रखना चाहिए। आगे पढ़ते हैं। लिखा है यदि आप किसी ऐसी जगह रहते हैं जहां पर कचरे का प्रबंधन अच्छी तरह होता है वहां पर बड़ों से पूछिए यह कैसे किया जाता है। इस बारे में कक्षा में सभी को बताइए। आइए अब उन लोगों के बारे में बात करें जो कचरे का अच्छी तरह प्रबंधन करते हैं। लिखा है कचरा कम करना। बहुत से लोग कचरा कम करने के लिए रैपर में पैक किया हुआ खाना और प्लास्टिक की बोतलों में पेय लेना पसंद नहीं करते। वे प्लास्टिक की थैलियों की जगह कपड़े के थैले का उपयोग करते हैं। कम कचरा उत्पन्न करना इसका पहला नियम है जिसका वे अनुपालन करते हैं। आगे लिखा है अपने पुराने खिलौने और पुस्तकें ऐसे जरूरतमंद लोगों को दीजिए जो उन्हें खरीद नहीं सकते। इस तरह आप स्वच्छता अभियान का एक हिस्सा बन सकते हैं। आप और किन तरीकों से इसमें सहायता कर सकते हैं? हम जितनी अधिक वस्तुएं खरीदते हैं उतनी ही अधिक वस्तुएं हम फेंकते भी हैं। इससे और अधिक कचरा पैदा होता है। हमें वही वस्तुएं खरीदनी चाहिए जिनकी हमें वास्तव में जरूरत है और उनका तब तक उपयोग करना चाहिए जब तक कि वे उपयोग करने के लायक हों। तो यदि हमारे पास कुछ खिलौने हैं और आपकी नज़र में वो पुराने हो गए हैं, जैसे आपने नए खिलौने खरीद लिए, तो आप उन पुराने खिलौनों को किसी जरूरतमंद बच्चे को दे सकते हैं। ये बच्चों के लिए बताया गया है कि कैसे वे स्वच्छता अभियान का हिस्सा बन सकते हैं। और जो किताबें हैं आपके घर में, यदि आप उन्हें नहीं पढ़ते तो किसी जरूरतमंद को दे दीजिए, उसे कचरे में मत फेंकिए। आगे लिखा है पुनः उपयोग करना। कचरा कम करने के लिए एक और महत्वपूर्ण काम जो बहुत से लोग करते हैं, वस्तुओं का पुनः उपयोग करना। हमारे दादा दादी, नाना नानी कभी भी पुराने कपड़े नहीं फेंकते थे। वे पुरानी साड़ियों से रजाइयाँ और पुराने कपड़ों से थैले बनाते थे। कभी कभी वे पुराने कपड़े ऐसे लोगों को दे देते थे जिन्हें उनकी जरूरत होती थी। यहाँ आप देख सकते हैं पुरानी चीज़ों से ये वस्तुएं बनाई गई हैं। ये आप देख सकते हैं ये गाड़ियों के टायर हैं और इनसे ये बैठने के लिए एक अच्छा सा इनका पुनः प्रयोग किया गया है। इसमें ये पौधा लगाया गया है, तो ये पुरानी वस्तुओं का पुनः प्रयोग है। आगे बढ़ते हैं। पुराने अखबार तथा पुराने कपड़ों का उपयोग उपहार लपेटने में किया जा सकता है। यह पर्यावरण के अनुकूल है और इससे हम अपने संसाधनों की बचत भी कर सकते हैं। इस प्रकार के नवीन तरीकों से कचरा तो कम होगा ही, साथ ही यह उस व्यक्ति से जुड़ाव का भाव भी विकसित करेगा। यानी जिसे हम ये वस्तुएं देंगे तो उससे जुड़ाव का भाव भी
आएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा हुआ है गर्व करने लायक स्थान, यानी कुछ ऐसे स्थान भी हैं जहां बिल्कुल भी गंदगी नहीं है और उनके बारे में नीचे बताया गया है और यहीं से प्रश्न बनेगा। तो लिखा है अब हम कुछ ऐसे गांवों या शहरों की बात करेंगे जहां पहले सभी जगह कचरा दिखाई देता था, लेकिन अब वे संभवतः देश के सबसे साफ सुथरे स्थान हैं। इन स्थानों के लोगों ने अपने परिवेश को कैसे बदला। लिखा है चलिए आज हम अरुणाचल प्रदेश के एक सुंदर गांव सिल्लुक में घूमने के लिए चलते हैं। यह अरुणाचल प्रदेश का गांव है सिल्लुक। आगे लिखा है गांव में घुसते ही हमने एकदम साफ सड़कें देखी। सड़कों के किनारे, कोनों में या खुली जगहों पर कोई कूड़ा नहीं था। आसपास बहुत से पेड़ लगे थे जिससे ऐसा लगा जैसे हम किसी बगीचे में घूम रहे हैं। इस गांव को सबसे अच्छे तरीके से अपने कचरे का प्रबंधन करने के लिए पुरस्कार भी मिला है। इसे कचरा मुक्त गांव कहा जाता है। अब प्रश्न पूछ लिया जाए कि निम्न में से कचरा मुक्त गांव किसे कहा जाता है, तो अरुणाचल प्रदेश के गांव सिल्लुक को। तो ऑप्शन में आपको सिल्लुक मिलेगा, ध्यान रखिएगा, इस बात को पूछा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं। सिल्लुक की तरह ही हमारे देश में और भी बहुत सारे गांव हैं जो अपने बेहतरीन कचरा प्रबंधन के लिए जाने जाते हैं। ऐसा ही एक गांव छोटा नरैना है जो देश का पहला कचरा मुक्त गांव था। और ये भी प्रश्न बन सकता है, प्रश्न पूछा जाएगा यदि पूछा गया कि देश का पहला कचरा मुक्त गांव कौन सा था, तो छोटा नरैना। तो आप लोग स्वयं से ये छोटी छोटी बातें हैं लिख लीजिए, तो आपको एग्जाम जब आपका होगा तो एक दो दिन पहले आपको रिवीजन करने में आराम रहेगा। और यदि नहीं बनाते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, वीडियो देख लीजिएगा, क्योंकि कोई भी वीडियो मैं डिलीट नहीं करती हूँ। चलिए आगे पढ़ लेते हैं। लिखा है देश के बहुत से अन्य शहर और कस्बे जैसे मैसूर और इंदौर भी अपनी स्वच्छता के लिए जाने जाते हैं। तो ये भी आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा है विभिन्न तरह के कचरों को अलग करना। तो आपने भी इस तरीके के कूड़ेदान देखे होंगे, तो इनका क्या मतलब है ये बताया जा रहा है। लिखा है यदि आप अपने आसपास देखें तो आपको प्रायः 2 अलग अलग रंग के कूड़ेदान यानी डस्टबिन रखे मिलेंगे। ये आपके विद्यालय, स्थानीय बाजार, पार्क, बस स्टॉप, रेलवे प्लेटफार्म या किसी मेले में रखे हो सकते हैं। ये 2 रंग के कूड़ेदान क्यों उपयोग होते हैं, आइए जानते हैं इन कूड़ेदानों में किस तरह का कचरा डाला जाता है। हरे कूड़ेदान में हम सूखी पत्तियां, टहनियों के टुकड़े, फल सब्जियों के छिलके, अंडों के छिलके आदि डालते हैं। ये सभी चीजें आसानी से सड़कर मिट्टी में मिल जाती हैं। हरे कूड़ेदान के कचरे से मिट्टी में मिलाकर पौधों के लिए खाद तैयार की जा सकती है। इससे मिट्टी में रहने वाले छोटे छोटे जीवों को भोजन मिलता है। धातु, कांच, प्लास्टिक, कागज से बनी चीजें नीले कूड़ेदान में डाली जाती हैं। इन फेंकी गई चीजों में मौजूद धातुओं, कांच, प्लास्टिक से नई वस्तुओं को बनाया जा सकता है। इसे पुनर्चक्रण कहते हैं। कुछ जगहों में इन सामग्रियों के लिए अलग अलग कूड़ेदान होते हैं, जिससे इन्हें पुनर्चक्रण के लिए भिन्न भिन्न स्थानों पर भेजने में सुविधा हो। तो इसीलिए 2 तरीके के कूड़ेदान रखे जाते हैं, जिसमें एक में फलों सब्जियों के छिलके, अंडों के छिलके, इस तरीके की कूड़े को डाला जाता है, और एक में प्लास्टिक, कांच, कागज, इनसे बनी वस्तुओं को डाला जाता है, ताकि पुनर्चक्रण के लिए इन्हें भिन्न भिन्न स्थानों में भेजा जा सके। आगे लिखा है जिन गांव और शहरों में कचरे को अलग अलग करके डाला जाता और पुनर्चक्रण किया जाता है, वे अपने परिवेश को स्वच्छ बनाए रखते हैं। इस तरह से कचरे का सही तरीके से प्रबंधन हो पाता है। अब यहाँ पर ये चीजें लिखी हुई हैं और नीचे 2 कूड़ेदान छपे हुए हैं, और आपको बताना है कि कौन सा कचरा किस कूड़ेदान में डाला जाएगा। तो प्लास्टिक की बोतलें नीले कूड़ेदान में, पत्तियां हरे में, प्याज के छिलके हरे वाले में, बिजली के बल्ब नीले वाले में, सड़े हुए फल हरे वाले कूड़ेदान में, कागज नीले वाले कूड़ेदान में, अंडे के छिलके हरे वाले में, दूध के प्लास्टिक के पैकेट नीले वाले में, और कपड़े ये किस में डालेंगे, कपड़ा भी नीले वाले कूड़ेदान में डाला जाएगा, क्योंकि इन्हें पुनर्चक्रण के लिए फिर से भेजा जाएगा। आगे बढ़ते हैं।
हम सभी अपने घर, आस पड़ोस, विद्यालय, शहर और देश को स्वच्छ बनाए रखने में अपना योगदान दे सकते हैं। अब शिक्षक संकेत में क्या लिखा हुआ है? शिक्षक इस गतिविधि को यह समझाने के लिए कर सकते हैं कि धारदार या नुकीली हानिकारक चीजें जैसे कि टूटी हुई कांच की वस्तुएं, सुई आदि को किसी कपड़े या कागज में लपेटकर फेंका जाए, जिससे सफाई कर्मचारियों को कोई हानि ना पहुंचे। आगे लिखा है, जब आप राष्ट्रीय स्वच्छता दिवस मनाएं, यानी 30 जनवरी को मनाया जाता है, आपको याद रखना है तो अपने आप को तथा आसपास के वातावरण को हमेशा स्वच्छ रखने की प्रतिज्ञा लें। याद रखिए कि आपको कचरा नहीं फैलाना है, बल्कि इसका उचित तरीके से प्रबंधन तथा निस्तारण करना है, जिससे यह संसार और स्वच्छ हरित बन सके। हमारा उद्देश्य अधिक से बचें, बर्बाद ना करें होना चाहिए। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। समय कम है आपके एग्जाम में, 14 दिसंबर को आपका एग्जाम होना है, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि ये सभी ज़रूरतमंद लोगों के पास पहुंच सके। तो चलिए मिलते हैं प्रैक्टिस वाली वीडियो के साथ। और यदि आपने क्लास 4th और 5th की वीडियो नहीं देखी है तो देख लीजिए, प्लेलिस्ट बनी हुई है और PDF भी मैंने टेलीग्राम पर डाल दी है, आप लोग PDF भी प्राप्त कर सकते हैं। अभी मैंने क्लास 4th की डाली है, पूरी एक PDF है क्लास 4th की, EVS की, NCERT की, तो आप वहां से इसे प्राप्त कर सकते हैं। प्रिंट करवा लीजिए, पढ़ लीजिए। और जिसने वीडियो देखी है उसे तो PDF पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि उसी PDF से मैंने पढ़ाया है। तो चलिए मिलते हैं प्रैक्टिस वाली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और कहीं पर भी आपको डाउट हो आप बेझिझक कमेंट में जरूर लिखिएगा।